हमने पिछली कक्षाओं में इंटीरियर ऑफ अर्थ के स्रोतों के बारे में पढ़ लिया था, हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ की लेयरिंग के बारे में पढ़ लिया है, और लेयरिंग की जो विशेषताएं हैं यानी भूपर्पटी की विशेषता, मेंटल की विशेषता, क्रस्ट की विशेषता, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो आप पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेस के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वहां जाकर के इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और एक्चुअल में हम आज जियोमॉर्फोलॉजी का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का है। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पहले हम ये देखेंगे कि क्रस्ट को कितनी बेसिक यूनिट्स में या कितनी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि क्रस्ट की ही एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है स्थलाकृतियां, जिनको लैंड फॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो हम लैंड फॉर्म्स का बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन आज करेंगे। लैंड फॉर्म से रिलेटेड चैप्टर हमको आगे मिलेगा, लेकिन कुछ शब्दावलियां हैं जो हमको आज जाननी होंगी, वो जानना हमारे लिए जरूरी भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें देखना है कि ये भौतिक भूगोल है, और इसमें हम सबसे पहले स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्थलाकृतियों में जो आज पढ़ेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग तो यूपीएससी के हर स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय की तकनीकी प्रकृति क्या है, उसके जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक हॉलिस्टिक वे में पूरे विषय को समझ पाएंगे। साथ ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आपको यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में भी मिल जाएंगे। तो इस वजह से आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप पूरी तरह से अटेंटिव रहते हुए इस क्लास को अटेंड करें, ताकि आप इससे होने वाला जो फायदा है वो प्राप्त कर पाएं। और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये जितनी अच्छी तरीके से आप समझेंगे उतना आगे के भूगोल के स्टडी के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है स्थलाकृतियां। लेकिन स्थलाकृतियां असल में भूपर्पटी की एक यूनिट है। भूपर्पटी यानी क्रस्ट को हम कई यूनिट्स में विभाजित करते हैं। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि इसकी जो सब यूनिट्स हैं भूपर्पटी की वो है क्या क्या। तो देखिए कि जब हम भूपर्पटी को विभाजित करते हैं, यानी जब हम क्रस्ट को विभाजित करते हैं उसकी यूनिट्स में, तो हमको क्रस्ट की जो सब यूनिट नेक्स्ट मिलती है वो होती है या वो कहलाती है भूदृश्य। भूदृश्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? भूदृश्य को इंग्लिश में हम कहते हैं लैंडस्केप। अब भूपर्पटी की परिभाषा तो अपन ने कल कर ही ली थी, है ना, कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत जो है वो भूपर्पटी कहलाती है, जिसकी औसत मोटाई कितनी थी? 0 से 35 किलोमीटर तक। पर्वतों के नीचे ये 70 किलोमीटर तक प्राप्त हो सकती थी, है ना। सामान्य तौर पर हम ये देख रहे थे कि इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी भाग महाद्वीपीय क्रस्ट कहलाता है, निचला भाग महासागरीय क्रस्ट कहलाता है। महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ज्यादा मोटाई वाला होता है, जबकि महासागरीय क्रस्ट बहुत कम मोटाई यानी सिर्फ 5 किलोमीटर की मोटाई वाला होता है। इसी के साथ हमने ये भी जाना था कि महाद्वीपीय क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर होता है, जबकि महासागरीय क्रस्ट का घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक चीजें जो पढ़ चुके हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो भूपर्पटी को तो हम जानते हैं, कल की क्लास में हमने जान लिया है कि भूपर्पटी क्या है। आज हमको जो जानना है वो ये है कि जब हम एक पूरी पृथ्वी का ऊपरी आवरण देख रहे थे तो वो भूपर्पटी कहला रहा था, लेकिन अब हम भूपर्पटी को कई सब यूनिट्स में विभाजित कर लेते हैं, जिनको हम भूदृश्य कहते हैं। अब भूदृश्य क्या है? भूदृश्य असल में देखिए बहुत सिंपल तरीके से कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भूदृश्य तो वो क्षेत्र है जो आपको, अगर आपने कहीं पे खड़े होकर देखा तो आपकी दृष्टि जहां तक जा रही है वो सब भूदृश्य कहलाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी संरचनात्मक इकाई है जो पृथ्वी के पृष्ठ पर पाई जाने वाली कई सारी स्थलाकृतियों का समूह होती है। अब बहुत सरल सा है ना इसको समझने का तरीका, कि भूपर्पटी में कहीं पर भी, यानी जमीन में आप कहीं भी खड़े हो जाइए और फिर आप आगे की तरफ देखिए तो आपको एक बहुत विशाल क्षेत्र दिखाई देगा। प्राकृतिक क्षेत्रों में जाकर के देखें तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम भूगोल की अवधारणा को समझ पाएंगे। तो अगर आप किसी पर्वत पे खड़े हैं और वहां से देख रहे हैं, या कहीं पर भी एक पॉइंट ऑफ लैंड में खड़े हैं, तो वहां से अगर आप जब देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देगा, कई किलोमीटर का, कई 100 किलोमीटर का, या कई हजार किलोमीटर तक का भी दिख सकता है, आपकी स्थिति पे निर्भर करता है।
जब आप देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे, यानी आपको पर्वत दिखाई देंगे, आपको पठार दिखाई देंगे, हो सकता है आपको समुंदर दिखाई दे जाए, आपको बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स दिखाई दे जाए, पठार दिखाई दे जाए, नदी घाटियां दिखाई दे जाए। ये सभी जो आपको दिख रही हैं यूनिट्स छोटी छोटी, ये सब लैंडफॉर्म कहलाती हैं। लेकिन ये जो पूरा दिख रहा है इसको हम भूदृश्य कहते हैं। तो भूदृश्य को परिभाषित किया जा सकता है कि वह संरचनात्मक इकाई या भूपर्पटी की वह संरचनात्मक इकाई जो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का समूह होती है, उसे हम भूदृश्य कहते हैं या लैंडस्केप कहते हैं। और लैंडस्केप को जब हम सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तब हमको मिलते हैं स्थलाकृतियां, या जिन्हें कहा जाता है लैंडफॉर्म्स। अब जब हम एक लैंडफॉर्म, अब लैंडफॉर्म तो कुछ भी हो सकता है, लैंडफॉर्म एक महाद्वीप हो सकता है, लैंडफॉर्म महासागर हो सकता है, महासागरीय बेसिन हो सकता है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके अलावा पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, कई तरह के लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। लेकिन लैंडफॉर्म बने कैसे हैं, लैंडफॉर्म को आप एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो जब हम लैंडफॉर्म की यूनिट देखते हैं तो हमको दिखाई देता है उच्चावच, यानी रिलीफ फीचर्स। तो इसकी जो सब यूनिट है वो कहलाती है उच्चावच या रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर कहलाते हैं ये। उच्चावच का मतलब है ऊंचाइयों और गहराइयों का अनुपातिक अध्ययन जो है, या पैटर्न जो हमको दिखाई देता है, प्रतिरूप दिखाई देता है, उसको हम उच्चावच कहते हैं। तो आप देखोगे ना कि पर्वत अगर पर्वत है तो क्यों है, क्योंकि वो अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा है। अगर घाटी घाटी है तो वो क्यों है, क्योंकि वो अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में अधिक गहरी है। तो हम देख रहे हैं कि ऊंचाइयों और गहराइयों के अनुपातिक प्रतिरूप से ही निर्मित होती हैं स्थलाकृतियां। तो इसका मतलब स्थलाकृतियों का जो सब यूनिट है वो रिलीफ फीचर है। अब रिलीफ फीचर कैसे बनी है, अब आप देखो कि पर्वत में जब ऊंचाई क्रिएट होती है या हाइट बनती है तो वो हाइट के पीछे क्या कारण है, ढाल। क्योंकि वो जो चट्टाने हैं उनको एक ढाल स्वरूप में निर्मित करती है, एक ढाल क्रिएट करती है। इसी वजह से हम उच्चावच का जो सब यूनिट मानते हैं वो कहलाता है ढाल या स्लोप। और स्लोप की जो सब यूनिट है, अब एक स्लोप जैसे हम ये देखें कि ये एक पर्वत है, ठीक है। तो इस पर्वत में हम पर्वत को पर्वत इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इसमें ढाल है। लेकिन ये ढाल अपने आप में कई ढाल यूनिट्स में बटा हुआ है, यानी ढाल जो एक कंप्लीट स्लोप बनेगा, इस स्लोप में भी कई सारी स्लोप यूनिट्स हैं। तो हम स्लोप की जो छोटी इकाई मानते हैं वो कहलाती है ढाल इकाई या स्लोप यूनिट। तो आपको ये जो क्रम है इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये क्रम कैसे पूरी भूपर्पटी को उसके उपभागों में या उप इकाइयों में विभाजित करता है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे लाइव चैटिंग में मैसेज करके और इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या है। अब अगर हम देखें कि परिभाषा करने के लिए, हालांकि देखिए कभी परिभाषा वाले प्रश्न तो यूपीएससी में ऐसे आएंगे नहीं, बट बाय चांस होता है कि कभी हम उस शब्द को मेंशन करें और हो सकता है कि हमको लगे कि हमें इसको थोड़ी सी परिभाषित भी कर देना चाहिए, तो हमको परिभाषाएं थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो हम थोड़ी सी, अच्छा ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाओ कि इन शब्दों का मतलब क्या है, क्योंकि ये शब्द तो आपको पुस्तकों में भी बार बार मिलेंगे, ये शब्द आपको नोट्स में भी बार बार मिलेंगे, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो ये शब्द बार बार रिपीट होंगे। कभी हम भूदृश्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कभी हम लैंडफॉर्म शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कभी हम उच्चावच का इस्तेमाल करेंगे। अब उच्चावच बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है, तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या है। टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी तो आप बहुत अच्छे से अपना जो उत्तर है वो लिख भी पाएंगे और जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ भी पाएंगे। तो हम यहां पर देखेंगे कि क्रस्ट को हमने परिभाषित कर लिया था, क्रस्ट तो सबसे आसान था परिभाषा, ये हमने कल ही कर लिया। भूदृश्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसको हम परिभाषित करेंगे कि ये क्या है, भूपर्पटी की
वह संरचनात्मक इकाई जो कई स्थलाकृतियों का समूह होती है। ठीक है ना? अब स्थलाकृतियों का समूह है यानी भूदृश्य की सब यूनिट स्थलाकृति, लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म को हम कैसे विभाजित करेंगे? लैंडफॉर्म सिंपल सा है कि वह संरचनात्मक इकाई या भूदृश्य की वह इकाई जो त्रिआयामी स्वरूप वाली होती है और आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों का आनुपातिक प्रतिफल होती है। अब यहां पर हम इसको परिभाषित कर लें, फिर इसको समझते हैं। इसको हम ये कहेंगे कि भूपर्पटी पर या भूदृश्य पर में वह त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल संरचना जो पृथ्वी की आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों का आनुपातिक प्रतिफल है। इसको हम लैंडफॉर्म कहते हैं। अच्छा, यहां पर आप ये दो शब्द जो आए हैं ना, एक तो त्रिआयामी संरचना, थ्री डायमेंशनल, यानी जिसमें आधार, ऊंचाई यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही आयाम उपस्थित होते हैं, उसको हम त्रिआयामी कहते हैं। तो जैसे आप पर्वत देख रहे हो तो इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इसी तरह से अगर हम घाटी देख रहे हैं तो इसमें भी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है और नकारात्मक ऊंचाई है यानी गहराई के रूप में ऊंचाई है। तो जिसमें भी त्रिआयामी स्वरूप होगी पृथ्वी पर ऐसी संरचनाएं जिनमें अच्छा, यहां पर सब हम प्राकृतिक संरचनाओं की बात कर रहे हैं ना, तो हम आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्राकृतिक अध्ययन है, प्राकृतिक संरचनाओं की बात। तो भूदृश्य में उपस्थित वह त्रिआयामी संरचना जो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति का आनुपातिक प्रतिफल है ना? तो यहां पर हम इसको समझेंगे कि आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां क्या चीज होती हैं। अब देखिए, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, है ना? पृथ्वी के अंदर से जो ताकत आ रही है, जो शक्ति आ रही है, जो फोर्स डेवलप हो रहा है, उसको हम आंतरिक शक्तियां कहते हैं। और जो पृथ्वी के बाहर से जो आने वाली शक्तियां हैं उसको हम बाह्य शक्तियां कहते हैं। जैसे आप एक चीज नोटिस करना है, इनको हम बहुत डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप थोड़ी सी इसको इंडिकेट कर लें, सांकेतिक रूप से समझ लें। जैसे आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो हिमालय की ऊंचाई लगातार क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है, कोई इंटरनल फोर्स है जिसकी वजह से भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। भारतीय प्लेट लगातार गतिशील है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंतरतम से कोई ऐसी शक्ति जनरेट हो रही है जो उसको उत्तर की दिशा में या उत्तर पूर्व की दिशा में गतिशील कर रही है। इस गतिशीलता के पीछे कारण है आंतरिक शक्ति, और आंतरिक शक्ति के कारण ही हिमालय का उत्थान हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ हम देखें कि अरावली जैसा पुरातन पर्वत, पुराना पर्वत, जो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत भी कहलाता है, अरावली जैसा पर्वत आज अपनी ऊंचाई को लगभग खो चुका है। कई स्थानों पर तो अरावली एब्सेंट है, दिखाई ही नहीं देता है, इतना घिस चुका है। कैसे घिस गया? अलग अलग तरह की अपर्दनकारी शक्तियों का कार्य इस पर हुआ, जैसे हवा का, पानी का, है ना? धूप भी इसमें काम कर रही होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके और पर्वतों को लगातार घिस डालते हैं, जिसको अनाच्छादन का प्रक्रम कहते हैं। इसको भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अनाच्छादन क्या होता है। तो अनाच्छादन या इरोजन सिंपल सा आप समझें कि अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि पर्वत धीरे धीरे घिस जाते हैं। इस तरह से स्थलाकृतियों का स्वरूप बदलता रहता है, यानी इंटरनल फोर्सेस ने उनको ओरिजिनेट किया और एक्सटर्नल फोर्सेस उसको धीरे धीरे बदलते रहते हैं, विरूपण करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। तो आप देखोगे कि एट अ टाइम जब भी आप कोई भूदृश्य देखोगे तो उसमें मौजूद स्थलाकृतियां इन्हीं आंतरिक और बाहरी शक्तियों के परिणाम के रूप में दिखाई देंगी, कि उसका स्वरूप बदल जाएगा। या अभी जनरेट हुई है तो बाहरी शक्तियां कम प्रभावशाली हैं,
आंतरिक शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली हैं, फिर एक समय आएगा जब आंतरिक शक्तियां कम प्रभावशाली हो जाएंगी, बाहरी शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी। ये सब प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं, इन्हीं को हम अनाच्छादन प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं, जो आगे पढ़ा जाएगा। अभी सिर्फ हमको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है बस। लेकिन यहां पर हम एक चीज और देखेंगे कि ये जो स्थलाकृतियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, तो यहां पर हम इसको करते चलेंगे ना। तो इंटरनल फोर्स का हम यहां पे थोड़ी सी बता दें कि इंटरनल फोर्स एक्चुअल में आ किस लिए रहा है। जो एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है ना, ये मैग्मा कंटिन्यू ऊपर की तरफ राइज करता है, भूपर्पटी से टकराता है और नीचे की तरफ जाता है। तो मैग्मा को अभी आप सिर्फ इतना समझ लें, इसके बाद हम इससे रिलेटेड थ्योरी देखेंगे कि इंटरनल फोर्स ऑफ मैग्मा कैसे काम करता है ना, तो ये बाद में देखेंगे। हीट एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अभी आप देखें टाइप्स, तो देखो टाइप इसके तीन मिलते हैं हमको। पहला, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, या हिंदी में इसी को कहा जाता है प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां। दूसरा होता है जिसको हम सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहते हैं। द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां। और तीसरा होता है जिसको हम थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहते हैं। तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियां। अब यहां पे थोड़ी सी समझते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का आखिर क्राइटेरिया है क्या। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि जो ऐसी स्थलाकृतियां जो केवल आंतरिक शक्तियों द्वारा प्रेरित होती हैं या आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होती हैं, उनको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। इंटरनल फोर्सेस से जनरेट हो रही हैं, और ऐसी स्थलाकृतियां सिर्फ दो हैं। एक तो महाद्वीप और दूसरे महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन यानी वो संरचना भूपर्पटी की जिस पर पानी भरा होता है और महासागरों का निर्माण होता है। तो वो पूरा बेसिन जो बन रहा है ना, उस बेसिन को हम कहते हैं महासागरीय बेसिन। तो इसमें सिर्फ दो स्थलाकृतियां आती हैं, महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन। तो इसका क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म का, कि ऐसी स्थलाकृतियां जो आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई हैं, उनको हम फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म की खास बात क्या है, जो आंतरिक शक्तियों से निर्मित लेकिन बाहरी शक्तियों द्वारा विरूपित है, जिसमें चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है अपर्दनकारी शक्तियां, जो अपर्दित कर रही हैं, जो उसको घिस रही हैं, जो घिसावट उत्पन्न कर रही हैं। तो इन में क्या आ जाएगा, इनमें आ जाएगा पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। ठीक है। तो पर्वतों का निर्माण जो है वो इंटरनल फोर्सेस से हुआ, लेकिन पर्वत जो है वो लगातार घिसावट भी होती रहती है। नदियां चल रही हैं, वो उसको काट रही हैं, काट करके उसका जो मटेरियल है उसको बहा करके ले जा रही हैं, हवा आ रही है वो पर्वतों को घिस रही है। ठीक है। तो इस तरह से पर्वत जो है वो लगातार पठार में और पठार मैदान में इस तरह से परिवर्तित होते रहते हैं। तो आंतरिक शक्तियों से निर्मित और बाहरी शक्तियों द्वारा रूपांतरित या विरूपित। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म का मतलब है ऐसे लैंडफॉर्म जो पूरी तरह से बाहरी शक्तियों या अपर्दनकारी शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे जैसे इसमें आ जाएगा नदी घाटियां वगैरह, है ना। तो ये जो छोटी छोटी स्थलाकृतियां अपन को देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो इसका उदाहरण हो जाती हैं। तो इसमें उदाहरण में हम लिख देंगे नदी घाटियां, डेल्टा इत्यादि। ठीक है। तो ये हमारी स्थलाकृतियों का वर्गीकरण हो गया।
ठीक, तो यहां तक तो हम समझ गए हैं कि ये भूपर्पटी क्या है, भूदृश्य क्या है, स्थलाकृति क्या है। अब हम अगली यूनिट पे चलते हैं जो है उच्चावच, रिलीफ फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो रिलीफ क्या होता है? अब देखिए क्या है कि जब आप एक स्थलाकृति को देखते हैं तो उस स्थलाकृति का निर्माण जो है वो ऊंचाई, या उस स्थलाकृति की पहचान जो है वो उसकी ऊंचाइयों और गहराइयों के आधार पर हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थलाकृति का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आयाम उच्चावच कहलाता है। सामान्य भाषा में तो हम सीधे सीधे कह देंगे ना कि स्थलाकृति की ऊंचाई एवं गहराई, ठीक है, ये उच्चावच है। लेकिन तकनीकी तरीके से अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थलाकृति का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आयाम उसका उच्चावच कहलाता है। ठीक है। अब उच्चावच अपने आप में भी दो प्रकार का है। हमको अक्सर ये शब्द मिलते हैं, जैसे आगे आप जब अनाच्छादन प्रक्रम पढ़ेंगे तो हमको कुछ शब्द इस्तेमाल करने होंगे जिनको हम निरपेक्ष उच्चावच, सापेक्ष उच्चावच, इस तरह की बातों से या इस तरह के शब्दों से प्रयोग करेंगे। तो वो क्या होता है ना, तो इसके दो प्रकार हमको मिलते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो है निरपेक्ष उच्चावच, और दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है सापेक्ष उच्चावच। निरपेक्ष उच्चावच का सिंपल सा इंग्लिश में मतलब हो जाएगा एब्सोल्यूट रिलीफ, और इसका मतलब हो जाएगा रिलेटिव रिलीफ। निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच, ठीक है। अब इनको जरा समझें। देखो, निरपेक्ष उच्चावच का मतलब होता है जब हम ऊंचाई अथवा गहराई की का जो मेजरमेंट है, ऊंचाई और गहराई की माप जो है वो हम करते हैं समुद्र तल की के आधार पर ना। जैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अक्सर जब हम किसी विशेष आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में होते हैं या रेलवे स्टेशन में होते हैं तो एक लाइन आपको लिखी इधर उधर दिखाई देती है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर है। जब हम ये देख रहे हैं कि समुद्र तल से किसी चीज की ऊंचाई बताई जा रही है तो वो असल में किस उच्चावच की बात कर रहा है? वो है निरपेक्ष उच्चावच। लेकिन अगर हम एक जगह पर खड़े होकर के और उससे जो सबसे गहरा पॉइंट है वहां की बात करें कि हम कितने ऊंचाई पर हैं, जैसे आप छत पर खड़े होकर के जमीन से अगर ऊंचाई मापे कि आप 20 मीटर ऊपर हैं, तो इसका मतलब आप सापेक्ष उच्चावच की बात कर रहे हैं। यानी जब हम समुद्र तल के सापेक्ष ऊंचाई और गहराई का अध्ययन करते हैं तो उसको हम निरपेक्ष उच्चावच कहते हैं, और जब हम समीपवर्ती उच्चतम स्थान या समीपवर्ती निम्नतम स्थान की तुलना में ऊंचाई का अध्ययन करते हैं तो हम उसको सापेक्ष उच्चावच कहते हैं। समझ पा रहे होंगे आप? इसको इस तरह से देखें एक डायग्राम के माध्यम से कि अगर हम ये मान लें कि ये सी लेवल है, यानी समुद्र तल है, ठीक है, और हमको एक स्थलाकृति इस तरह से दिखाई दे रही है, और फिर हमको यही स्थलाकृति समुद्र के भीतर एक ट्रेंच के रूप में भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब हम इस ऊंचाई की माप करेंगे समुद्र तल से, यानी यहां से, ठीक है, तो इसको हम एब्सोल्यूट रिलीफ कहेंगे, ए आर के नाम से जानेंगे। तो ये किसको दिखा रहा है? ये ए आर या एब्सोल्यूट रिलीफ को दिखा रहा है। लेकिन अगर, अच्छा, इसी तरह से अगर हम इस गहराई को मापे समुद्र तल से सिर्फ यहां से, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम ए आर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम समीपवर्ती निकटतम जो स्थान है या समीपवर्ती किसी स्थान से, मान लीजिए यहां से, और इसकी ऊंचाई माप रहे हैं ये वाली,
तो ये क्या कहलाएगा, ये RL कहलाएगा, रिलेटिव रिलीफ कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि AR और RL जो है, सॉरी RR, RR, AR और RR, ये दोनों चीजें कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इसको ध्यान रखना है ना, कि समुद्र तल से हो तो एब्सोल्यूट रिलीफ, और निकटवर्ती उच्चतम या निम्नतम बिंदु की तुलना में हो तो फिर हम उसको रिलेटिव रिलीफ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने उच्चावच को समझ लिया। तो अब जब शब्द आएगा निरपेक्ष उच्चावच, तो आपको ध्यान रखना है कि समुद्र तल से ऊंचाई अथवा गहराई की बात की जा रही है, और जब आए शब्द रिलेटिव रिलीफ तो हम ये बताएंगे कि आखिर किस बिंदु से हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखो कि हमने क्रस्ट कर लिया था, भूदृश्य कर लिया है, लैंडफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिलीफ फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्लोप, अब रिलीफ फीचर्स के ही आयामों का निर्धारण करने के लिए उसे विभिन्न छोटी ढाल इकाइयों में विभाजित किया जाता है, उसको हमें परिभाषित करने या उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है कि वो क्या है। तो यहां तक तो ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही श्रृंखला लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स अब सिर्फ 4,999 रुपए में उपलब्ध है। ये ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।